जय हिंद। आज हम आपको लेकर आए हैं एक खास मुलाकात बलजीत सियाग अंकल जी के साथ, जो नारनौंद हल्के से एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, अभी अमेरिका में रहते हैं। इस सफ़र में उन्होंने कई मुश्किलें और चुनौतियों का सामना किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके इंडिया से अमेरिका तक के सफ़र को और कैसे कैंसर जैसी बीमारी को हरा कर ठीक हुए, जो हमें दिखाता है कि हिम्मत और लगन के साथ इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते रेनू। मैं बलजीत सियाग सिसाए से हूँ और स्कूल की एजुकेशन मेरी सिसाए की, उसके बाद हिसार HIU से मैंने डिग्री की और अपने रोजगार के चक्कर में फरीदाबाद शिफ्ट कर लिया मैंने सन 99 में, 1999 में। उसके बाद अपना बिजनेस किया मैंने माइनिंग का। माइनिंग के साथ मतलब कि जब वो बंद हो गया तो काम किया मैंने फिर ठेकेदारी का। लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेंट में जब HIU में पढ़ता था जब से था और वहाँ स्टूडेंट यूनियन वगैरह में काफ़ी एक्टिव रहा और एक वो पॉलिटिकल एक एम्बिशन सा बन गया। मैं नौकरी नहीं करनी आना कि मैं 87 में जब चौधरी देवलाल चीफ मिनिस्टर बने तो उस टाइम पे मेरे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। उन्होंने एज अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र, मेरी 26 साल की उम्र थी, अपना उन्होंने मेरे को रखा पॉलिटिकल एडवाइज़र। और थोड़े से टाइम के बाद मैं फेडअप होकर वहाँ से विड्रा करके मतलब के घर आ गया था। मेरे रिलेशन उसके बाद भी उनके साथ रहे, लेकिन वो धीरे धीरे मैं मतलब के थोड़ा सा दूर होता चला गया। अखबार में फिर मैं पीइंग अखबार निकलता था DR चौधरी जी का, उसके साथ जुड़ा और पॉलिटिकल एम्बिशंस रहे। लेकिन फैमिली की सपोर्ट के लिए, काम धंधे के लिए मेरे को हिसार छोड़ के और फरीदाबाद शिफ्ट करना पड़ा। चलेगा, नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास, पढ़ाई लिखाई वो ठीक ठाक सा ही था, मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे साथियों को, औरों को, सबको मेरे साथ पढ़ते थे गाँव के, मेरे क्लास फेलो थे 10वीं में 11वीं में, उनको सबको नौकरियाँ मिल गई तो मेरे को भी मिल जाती। और मेरी प्रॉक्सिमिटी थी सरकार के साथ उन दिनों में। लेकिन मेरे दिमाग में रहा नौकरी नहीं करनी, मैंने तो राजनीति करनी है या बिजनेस करना है। तो राजनीति में कब से इंटरेस्ट पैदा हुआ अंकल जी आपका? कॉलेज में जाने के बाद। तो आपने इलेक्शन भी लड़ा अंकल जी कहीं से? हाँ, इलेक्शन लड़ा मैंने 2019 का कांग्रेस की टिकट से। नारनौंद हल्के में मेरा गांव पड़ता है, वहाँ से, और मेरी 3rd पोजीशन आई। और गौतम जी है, राम कुमार गौतम जी बने। अमेरिका मूव होने का कैसे डिसीजन लिया आपने? मेरा बेटा जो है 2008 में यहाँ पायलट, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए आया था। आने के बाद उसने अपने उसी प्रोसेस में डाल लिया, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग कर ली, इंस्ट्रक्टर पायलट लग गया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो यहाँ का एविएशन की मतलब कि कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। जो 9 मेजर कंपनियां हैं इसकी, उसमें मतलब कि उसको स्टीडीली, लगातार, कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री, अल्ट्रा लो कॉस्ट कंपनी है। एलिजिएंट में वो कैप्टन की पोजीशन पे है। तो अब आप उसके पास मूव हो गए? मेरे मूव करने के पीछे मेरा ये था कि भाई मैं 2019 में चुनाव लड़ने के बाद मैं पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहता था। मेरे बेटे की शादी हुई 2020 में, तो उस शादी के टाइम पे मेरे पेट में, और जब वो शादी निपटाने के बाद डायग्नोज करवाया तो उसमें कॉलन में कैंसर मिला मेरे को। तो उस कॉलन कैंसर के बाद वो ये हुआ कि भाई डॉक्टरों से 2-3 से डिफरेंट डॉक्टर से सलाह करी तो उन्होंने कहा जी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो एक कॉलन का बड़ा हिस्सा जिसमें वो कैंसर थी उसको काटा। काटने के बाद किस्मत अच्छी नहीं थी तो वो प्रॉब्लम हुई, कॉलन वो ठीक नहीं बना ऑपरेशन, और उस वजह से फिर लेकिन मैं काफ़ी परेशानी में, काफ़ी डाउन चला गया कि भाई ये लगा मेरे को कि भाई शायद ही रिवाइवल हो। लेकिन एक सबसे बड़ी पॉजिटिव जो चीज़ रखी वो मेरी वाइफ ने भी रखी, मैंने भी रखी, कि हमने ये था मतलब कि भाई ठीक है, कैंसर है, मरना है, सबने मरना है, लेकिन जिस दिन मौत आओगी उसी दिन मरेंगे, आज नहीं मरेंगे। एक ये पॉजिटिव चीज़ थी जिसकी वजह से मतलब कि मैं अपने आप को भी हौसला, मैंने एक जिस दिन पता लगा उस दिन मैं पूरा डिस्टर्ब था। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ये मारूं मतलब कि बगैर बात के गप्पे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, डर लगा मेरे को, मरने से सबको डर लगता है। लेकिन अपने आप को दिमागी रूप से तैयार करने में मेरे को
वो 4-6 घंटे लगे, बैठ के सारी चीज़ों को एनालाइज किया कि भाई मेरे जाने से क्या होगा, और लोग भी जाते हैं उनकी क्या मनोस्थिति होती है। मैं उसी चीज़ में से निकलने लग रहा था कि भाई मतलब कि मेरे को शायद दोबारा से ही जो दुनिया जो है मतलब कि इस दौर के बाद ना मिले। तो वो चीज़ें सारी जो थी उसमें एक जगह पहुंच के यहाँ पहुंचा मैं कि भाई मरांगे जब मरांगे, आज नहीं मरते। काफ़ी जो अच्छी चीज़ मतलब कि मेरी फैमिली की तरफ से, बेटे की तरफ से, मेरी डॉटर इन लॉ है और जो डॉक्टर है वो, उसकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव, उनकी तरफ से वाइब्स, उनकी पॉजिटिव सपोर्ट बहुत बढ़िया रही। मतलब जो फैमिली में बंदे थे उन्होंने भी मोटिवेट किया और अंकल जी खुद भी मोटिवेट रहे, तो कैंसर जैसी बीमारी से लड़के और उबर गए। तो एक वीडियो में मैंने पहले बता भी रखा है कि आसपास के लोगों का क्या रोल होता है ऐसी चीज़ों में। ये रोल होता है आसपास के लोगों का, जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उतना आदमी मजबूत होता है। और मैंने एक बात और देखी है आपसे ही रेनू बेटा, वो आपके जगबीर हैं, दादाजी लगते हैं, गांव के हैं आपके, जगबीर सिंह चौधरी, जगबीर सिंह सिंधु। हाँ जी। उनके भी मेरी तरह से प्रॉब्लम आई, उन्होंने भी मतलब कि अपने आप को मजबूती से खड़ा किया। हाँ जी। और 10-12 साल वो उस बीमारी से लड़ के उससे बाहर निकल के एक बड़ी हेल्थी, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ मतलब कि उन्होंने जी। मेरे साथी हैं राजेंद्र सिंह राणा, मेरे गांव के हैं, मेजर रहे फौज में। उन्होंने मेरे से बताया, उन्होंने बोला वो बहुत बड़ा आदमी था, पैसे के मामले में बड़ा नहीं, उसकी जो कोऑपरेशन यहाँ के इंडियन लोगों को दी उसने, और जिस तरीके से उसकी दाह संस्कार पे मतलब कि हजारों आदमी, अमेरिका जैसे देश में हजारों आदमी शामिल हुए। हाँ जी। तो इतना उस चीज को बताता है कि वो कितना अच्छा आदमी था। लेकिन उसकी जो पॉजिटिविटी थी, उसका जो लाइफ के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो इंस्पिरेशन देता है। अंकल जी बता रहे हैं दादाजी के बारे में, खांडा खेड़ी से बिलोंग करते थे मेरे गांव से। उनके भी एक बार कैंसर हुई थी और वो भी उस लड़े उस बीमारी से ठीक हो गए थे। उसके बाद वो 12-13 साल जिंदा रहे, अभी तो नहीं है इस दुनिया में। बट वो भी बहुत पॉजिटिव आदमी थे और बहुत मोटिवेटेड आदमी थे, सबको मोटिवेट करते थे, वो भी हेल्प करते थे, सबकी हेल्प भी करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर अब आप अमेरिका में आ गए अंकल जी, तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इंडिया में और अमेरिका में? अमेरिका और इंडिया में तो हमारे जो बच्चे हैं, आपकी जो पीढ़ी है, जो खूब आए हैं यहाँ, उन्होंने जो एक इंडियन के प्रति एक पॉजिटिव जो एक आउटलुक अमेरिकन्स का पैदा किया है, एक सबसे सराहनीय काम तो वो है। यानी कि आपकी इस पीढ़ी ने ये, जब भी किसी से मैं बात करता हूँ यहाँ अमेरिका में, गोरों से खासकर या दूसरी जो एथनिसिटी है उनके लोगों से, तो वो एक बड़े रिस्पेक्ट देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये बड़े हार्ड वर्किंग हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं, अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से, कमिटेड तरीके से करते हैं, और लॉ अबाइडिंग है। देखिए जो लॉ अबाइडिंग वाला मायने है वो वहाँ इंडिया में मिसिंग होता है। वही लोग वहाँ हैं तो कहीं लॉ अबाइडिंग नहीं, ना कोई ट्रैफिक रूल का हम वहाँ किसी तरीके से मतलब के इस्तेमाल करते। यहाँ जो हर चीज़ है बचपन से ही मतलब के हैबिट डाली जाती है, इनकलकेट करवाई जाती है हैबिट। क्यू में खड़ा हुआ है, पेशेंस दिखाना है, गाड़ी चलानी है तो रूल से चलानी है। वहाँ तो बल्कि पुलिस जैसी जो एक जो फोर्स है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसकी कोई हैसियत नहीं छोड़ रखी मतलब कि हम लोगों ने, जिसमें हमारे पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, आम आदमी भी शामिल है। किसी ने अगर लाल बत्ती क्रॉस कर दिया, आगे पुलिस वाला ने रोक लिया तो उसका है तुम कौन है मतलब कि टेलीफोन पर बात करें। ये कॉमन सा मतलब कि वहाँ एक ट्रेंड है, जबकि यहाँ इस तरीके से नहीं है। जब भी यहाँ देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हर जगह। और सफाई के मामले में पहले, कानून के मामले में, लॉ अबाइडिंग के मामले में, फिर सफाई के मामले में, यानी कि छोटा टॉफी का रैपर भी उतर लेके यूं करके नहीं फेंकते, अपनी जेब में डाल लेते हैं, जाके घर अपने डस्टबिन में डालें। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को भी हैबिट स्कूल से ही डाली जाती है। हालांकि आप भी वहीं से आए हो, लेकिन यहाँ जिस तरीके की एजुकेशन के बारे में यह आमतौर पर हमारी ये धारणा है कि एजुकेशन तो हमारी ज़्यादा बेटर है। मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन में हमारे वहाँ एक चीज़ सब बड़ी है, वो ये है कि वे बच्चे अपने बच्चों पे पेरेंट्स कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि इस उम्र में समझ नहीं होती। यहाँ उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि भाई वो कहते हैं कि कंट्रोल नहीं, फ्री छोड़ो इनको। तो उस फ्री छोड़ने में मतलब कि वो बच्चा है उसको समझ नहीं है उस तरीके की कि भाई उसको
फ्री छोड़ देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा लाइफ किस तरीके से आगे बढ़नी है, क्या जरूरत है लाइफ की। तो वो हमारे बच्चे यहाँ के गौरव बच्चों के मुकाबले में भी इंटेलिजेंट इसलिए हैं कि वो पेरेंट्स उसी तरीके से, क्योंकि वो जिस माहौल से आए हैं यूं पकड़ के रखते हैं, ना भाई इतने पढ़ना है, ना भाई इतने सोना है, ना भाई टीवी तो 2 घंटे देखना है। वो 2 घंटे का कहा है तो 2 घंटे ही देखता है। 2 घंटे के बाद वो सोचता है कि ना मम्मी पापा मेरे को कहेंगे, और वो उनको कहते हैं कि उठ तो उठ जाता है। तो ये चीजें जो है मतलब कि वहां नहीं है, और हैं तो बहुत कम लोगों में है। हालांकि हरियाणा जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में जहां हम पैदा हुए, और यहाँ हर फील्ड में बच्चों ने, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे वो एजुकेशन का है, मतलब कि जब आईएएस की लिस्ट आती है हर साल जो यूपीएससी की, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे आने लग गए हैं। और कैरियर कॉन्शियसनेस देखते हैं तो जैसे मुखर्जी नगर वगैरह दिल्ली में जो स्टडी सर्कल्स हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें बहुत ही अच्छी मतलब की बात देखते हैं कि काफ़ी मेजोरिटी के बच्चे हमारे वहाँ हैं, काफ़ी सक्सेस रेट है। हालांकि आज के दौर में आज जो सरकार ने एक तंत्र सा खड़ा कर दिया, नौकरियां नहीं हैं, 3-3 साल इंटरव्यू नहीं निकलते, और बड़ी सिविल सर्विसेज की नौकरियां हजार हैं वहाँ, हर साल 12-15 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, उनकी ज़्यादा निकलते होंगे, मेरे पास पूरा डाटा नहीं है इस चीज़ का। वो मतलब कि मेहनत करने में हमारे बच्चों को मुकाबला नहीं है। हाँ जी। तो फिर आप वापस इंडिया में जाना चाहोगे या परमानेंट? देखो इंडिया अलग चीज़ है, इंडिया तो बहुत प्यारा देश है, कुछ चीजें सुधार हो जाए तो कुछ चीजों का मतलब कि अब यहाँ, हालांकि मेरे को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाड़ी चला लेता हूँ तो घूमने फिरने की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना देश अपनी लोग अलग बात है। हाँ जी। वो तो मतलब कि लेकिन फैमिली की कई बार कंपल्शन होती है, अपनी सेहत की कंपल्शन होती है। डॉक्टर्स ने, जब मैं उसमें से निकला 1 साल तो मैं बेड रिडन भी रहा, मतलब कि मेरे फोटो दिखाऊंगा आपको, वो मतलब कि ये हालत थी कि आप पहचान नहीं सकते। वो मेरी जो वेट मेरा लॉस जो था वो 20 किलो का था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वो कोरोना का दौर भी था उस टाइम पर, वैसे भी सब लोग कन्फाइंड थे अपने घरों में। लेकिन इंडिया वाली चीज़ में तो मतलब कि कोई मुकाबला नहीं है। और फैमिली कंपल्सन ये है कि भाई एक बेटा है, आज हम खासकर मेरी वाइफ अभी बच्ची हुई है, बेटे के पोती हुई है मेरे, तो मेरी वाइफ की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो डॉक्टर है, मेरी बहू जो है, तो उसको मतलब कि भाई बच्ची को देखना या मतलब कि घर को संभालने में हेल्प करे मेरी वाइफ, तो इसकी वजह है। और पॉलिटिकली मैं इनएक्टिव होने के पीछे मेरा कारण ये रहा है कि डॉक्टरों ने मतलब कि मेरे को ये एडवाइस किया उस दौर में, कोरोना से बाहर आने के बाद भी, कि आप स्ट्रेस नहीं लेना, और खासकर मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस किसी तरीके का नहीं लेना। और उसकी वजह से फिर मेरा मतलब एक्टिविटी घट गई, आना जाना कम हो गया। तो फिर मेरे बेटे ने भी, घर ने भी, सारे ने यही कहा कि आप इस चीज़ को छोड़ दो। बैकिंग रिट्रीट लाइफ में बड़ी मुश्किल से हुई है, और बेटर है कि आप मतलब कि आप यहाँ अमेरिका हमारे साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे साथ बिताओ। 5 भाई 2 बहनें, और सब के सब मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं, और सब ने अपनी लाइफ को बड़ी छोटे से स्तर से ज़िंदगी को शुरू करके छोटी छोटी नौकरियों से, और अगली पीढ़ी को तो बहुत ही अच्छी तरीके से, आज घर में 4 पायलट हैं, और उसमें सभी भाइयों ने मतलब कि अपने आप को प्रूव किया, छोटी छोटी नौकरियों से धीरे धीरे आगे बढ़े, ईमानदारी से ज़िंदगी को जिया। वो जो चीज़ें हैं वो मतलब कि अपने को, मेरे को बहुत सुख देती है, आनंद देती हैं। भाई बड़े जहाँ बैठे थे, जहाँ से निकल के आए थे, वहाँ से एक अलग तरह की सी निकलने की लाइफ बच्चों की शुरू हुई है। ये मेरा प्राउड मोमेंट कह लीजिए, या मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब कि फीलिंग देने वाली चीज़ कह लीजिए। और आपका एडमिशन हुआ अंकल जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसके लिए किसने गाइड किया आपको? उसमें एक मेरे दोस्त थे, बलवंत नैन नाम था उनका, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी अनटाइमली एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो मैं जब 11वीं में था, मैं एक जैसे गांव से मैंने बताया गए कॉलेज में, तो मेरी उम्र 16 साल की हुई थी जब मैं एडमिशन, 15.5 साल का, पौने 16 साल का था मैं। तो मेरी उससे मुलाकात हो गई। उसके साथ स्ट्रेटजी ये थी कि उसके मदर और फादर दोनों की डेथ हुई थी, और हमारे गांव का भांजा भी था। तो वो मतलब कि था बहुत अच्छा, होशियार भी था, बड़ा था मेरे से 2-3 साल। तो वो कहने लगा कि बलजीत आप एक काम करो भाई, इस गवर्नमेंट कॉलेज वाला हिसाब के था तुम्हारे समझ को नहीं आता, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेवा। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया, फिर गाइड किया।
मेरे को तो नहीं पता था हिस्ट्री की खैर यहाँ मतलब कि जॉब ओरिएंटेड चीज़ें भी मेरे साथ जो कॉलेज में मेरे साथ थे, स्पोर्ट्स कॉलेज में था मैं वहाँ, सबकी नौकरियाँ लगी और मतलब कि सब बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया। आगे बच्चे भी सबके बहुत ही अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश्ड हैं। बहुतों के भाई मेरे साथ जो पढ़ने वाले, मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले बाहर सेटल्ड हैं, कईयों के बच्चे MBBS हैं, कईयों के बच्चे बहुत ही अच्छी नौकरियों में हैं। तो वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, चाहिए एक पायनियर इंस्टीट्यूट हरियाणा का रहा है उस दौर में। बीच में तो डिटरिएशन आ गई थी, थोड़ा सा गिरावट सी आ गई थी एजुकेशन की, लेकिन अब फिर दोबारा से करके बहुत ही अच्छा। और वहाँ की लाइब्रेरी ने मेरे को बहुत सिखाने में मदद करी। उसमें ये था कि भाई जब वहाँ एडमिशन लिया तो सबसे बड़ी पहली बात वो बलोच की कंपनी की वजह से मतलब ये लगा कि भाई मेरे अंदर क्या कमजोरियाँ हैं। उसमें खास जो कमजोरियाँ देहात के बच्चों की थी वो थी अंग्रेजी की। और उस अंग्रेजी के मामले में मतलब कि मैंने देखा यार ये ये तो ठीक कर रहा है, इसको तो दूर करना पड़ेगा, कैसे करें। तो फिर वो एक सतत प्रयास यानी कि एक कॉन्शियस एफर्ट्स जो है मैंने किया अंग्रेजी सीखने के, धीरे धीरे वो सीखता चला गया। वो ठीक सी सीख भी ली जिससे एक अच्छी तरीके से दुनिया में काम चल जाए। और लाइब्रेरी में ये था कि वो वहाँ लाखों किताब है, नेहरू लाइब्रेरी है वो। और उसमें मतलब कि जब जाते थे तो ये नहीं पता लगता था कि वो लंच भी स्किप हो जाता था, कब शाम होगी। बैठे ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस उस दौर में था कि भाई एक बार जाके बैठ गए तो 6-8 घंटे निकल जाते थे। और ये 1-2 दिन नहीं होता था, फिर साल में 2 दिन चले गए। कई बार तो ऐसा दौर सा चलता था कि जिसमें 2-2 डेढ़ महीना चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ जो थी वहाँ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की, और वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की वजह से ऐसी लापरवाही या एक और कॉन्फिडेंस भी आया कि यार इस सिलेबस की किताबें कुछ नहीं है वैसे ही। और वो क्लास के जो मेरे साथी थे वो मानते भी थे, भाई कामरेड कहते थे हमारे को उन दिनों में, इस तरीके का जो ग्रुप था। लेकिन वो ये मानते थे कि भाई ये यार पढ़ते हैं, ये ठीक है पढ़ाई में। और आंटी का भी बहुत बड़ा रोल रहा अंकल जी आपकी लाइफ में। जैसे आपने बिजनेस भी किया, उसमें नुकसान भी हुए, फायदे भी हुए, आपके कैंसर जैसी बीमारी भी आई, उसमें भी आंटी आपके साथ बिल्कुल साथ खड़े रहे। ऐसे है कि जिंदगी में हालांकि एक दौर में खासकर जो हमारी बैकग्राउंड है खेती करने वाली कम्युनिटी की, देहात की, हरियाणा की, उसमें औरत को एक दौर तक आदमी कुछ नहीं चाहता। वो मतलब कि बड़ा भाई है वो तो खासकर मतलब कि अपने भाइयों को, अपने परिवार उस तरीके से मानता है। हालांकि वो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आती है जब भाइयों से एस्पेक्ट कुछ नहीं करता, लेकिन उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आती हैं। तो और उस दौर में फिर मतलब कि ये समझ में आता है आदमी के, खासकर देहात में बड़े लड़के गए कि यार मैं जिसके साथ सबसे अनदेखी करता रहा वो ही सबसे ज़्यादा मेरे से कंसर्न रही है, चिंतित रही है आगे बढ़ने की। और वो स्ट्रगल का भेद मतलब कि जहाँ पैसे भी ना हो बिजनेस करने के लिए, क्योंकि जो बिजनेस है उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। जो एक टेम्परामेंट, हरियाणवी टेम्परामेंट है, वो बिजनेस में नहीं चलता। वहाँ बहुत ही डोसाइल बिहेवियर के मामले में एग्रेसिवनेस बहुत ही ख़त्म करनी पड़ती है। दूसरा जो है पैसे की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके की हमारी बैकग्राउंड रहती है, ना पैसा ना वो एटीट्यूड, उनकी बड़ा क्राइसिस रहता है। तो वो सीखा, जो गलत चीजें सीख रखी थी उनको भुलाया, अनलर्न किया, जैसे एग्रेसिवनेस, दबंगपना, मतलब उन चीज़ों को, और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस दौर में बड़े क्राइसिस भी रहे। तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा मेरी वाइफ का रहा, और उसने मतलब कि जो सपोर्ट की वो रिमार्केबल है, उसको नहीं बोल सकता कभी। तो अभी आप एक पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहोगे अंकल जी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको? पॉजिटिव मैसेज तो ये है कि भाई किस्मत अकेली बदलनी है तो पढ़ाई से बदलेगी, एजुकेशन से बदलेगी। और एजुकेशन चाहिए अमेरिका है, अमेरिका की तरह से ही हमारे पॉलिटिकल जो आज पार्टी है अमेरिका जैसे ही ट्रेंड सेट करने लग रही है, लेकिन उन चीज़ों को मतलब कि अनदेखा करने लग रही है कि ये वो बहुत गरीब देश है। और वहाँ जो है एजुकेशन भी खरीदने की चीज़ हो गई है। स्कूल एजुकेशन के ऊपर हरियाणा में तो ये पोजीशन है कि जानबूझ के स्कूल एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं है तो स्कूलों को बंद कर दो। पिछले 2-3 साल में बहुत बड़ी तादाद में स्कूलों को बंद किया गया, सरकारी स्कूलों को। और एजुकेशन जो ठीक ढंग की एजुकेशन है वो बड़े शहरों तक लिमिटेड रहेगी। और
जो थोड़े से सक्षम हैं वो तो अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो मतलब कि अपने बच्चों को एक ठीक ढंग की एजुकेशन नहीं दे पाता। तो इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे भी हो, चाहे अपने आप के ऊपर कर्जा चढ़ा के बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो, और अच्छे एजुकेटेड लोग ही अच्छे नागरिक बनेंगे और समझदार समाज ही दुनिया में आगे बढ़ा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, वो जो हमारे हरियाणा में एक जो एग्रेसिवनेस है, हर जगह एग्रेसिव होते हैं हम अपने बिहेवियर में, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सबको, बच्चों को भी ट्रेंड उस एग्रेसिवनेस की जगह पॉजिटिव तरीके से, ठंडे तरीके से, पेशेंस से चलने की शिक्षा दी जाए। दैट्स ऑल। धन्यवाद आपका। जय हिंद।